हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मुझे नहीं पता कि आपको ये बात पता है या नहीं पता है, लेकिन कोटा में 3-4 दिन पहले एक अनहोनी घटना हुई है जिसमें 3 बच्चों ने एक ही दिन में सुसाइड किया है। और ये बहुत बड़े दुख की बात है उन परिवारों के लिए भी और कोटा के लिए भी, क्योंकि जो मम्मी पापा ये सपना देखकर बच्चे को कोटा भेजते हैं कि मेरा बेटा एक दिन इंजीनियरिंग और डॉक्टर का एग्जाम क्रैक करेगा और बाद में वो एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, आज उसके घर डेड बॉडी जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन बच्चों की आत्मा को शांति दे और जिन परिवारों के बच्चों की जान गई है उनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे। और इसके लिए हम 1 मिनट का मौन भी करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सुसाइड है ये कोटा में ही सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है और क्या कोई इसका सॉल्यूशन है क्या। कुछ मैं सजेशंस भी दूंगा पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को, जिसको वो शायद फॉलो करेंगे तो उनका स्ट्रेस और जो बर्डन है वो कम रहेगा और हो सकता है जो ये सुसाइड रेट्स कंटिन्यूसली कोटा में बढ़ते जा रहे हैं हो सकता है वो कम हो जाए। बट उससे पहले हम 1 मिनट का मौन करेंगे। ओम शांति। अब कोटा में ही सुसाइड क्यों, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। क्योंकि नॉर्मली ये बोल दिया जाता है कि 16, 17, 18 मतलब कम उम्र के बच्चा बच्ची यहाँ पे रहते हैं और पढ़ाई को छोड़कर वो एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और किसी रीजन की वजह से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और वो वजह बनती है कि उनमें से कोई ना कोई ये स्टेप उठा लेता है, या फिर ये बोल दिया जाता है कि पेरेंट्स जिम्मेवार हैं, कि पेरेंट्स बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं, पेरेंट्स बच्चे पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं, स्ट्रेस डाल देते हैं कि तेरा मार्क्स क्यों नहीं आया। पेरेंट्स जिम्मेवार हैं, वो बच्चे को ये स्टेप लेने पर मजबूर कर देते हैं। बस ये 2 चीजों से तो इतना बड़ा स्टेप, ओनली यही 2 रीजन और इतने ज्यादा सुसाइड, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हमें ये डीप में समझने की जरूरत है कि कोटा में ही इतने सुसाइड क्यों है। क्योंकि सीकर बिहार में जो पटना है, कोलकाता है, दिल्ली है, वहां भी तो बच्चा पढ़ता है, वहां पर तो इतना ज्यादा नहीं है, इवन सुनने को ही बहुत कम मिलता है, लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा। और रीजन ओनली 2, या तो पेरेंट्स जिम्मेवार है या बच्चा बच्ची आपस में प्यार में पड़ जाते हैं, उस वजह से हो जाता है। तो इसलिए आज मैं डिस्कस कर रहा हूं और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इसका रीजन और क्या क्या हो सकते हैं, ताकि हम रीजन फाइंड आउट करके उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें और आगे जो ये रेट बढ़ते जा रहा है उसको हम धीरे धीरे कम कर दें। तो अब मैं शुरू करता हूं। तो यहां पर जो फैक्टर प्ले कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, और भी फैक्टर हो सकते हैं, बट जो मुझे समझ आया वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कोचिंग, देन पेरेंट्स, देन स्टूडेंट जो खुद सुसाइड करते हैं, और प्रशासन। ये 4 मेन फैक्टर हो सकते हैं जो इसका रीजन या इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आगे से ना हो। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि किसका क्या रोल है, किसकी कहां कमी है, और उसके बाद मैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को सजेशन दूंगा, उनको वो फॉलो करेंगे तो हो सकता है ऐसे स्टेप्स आगे बच्चे नहीं लेंगे और जो उनका स्टडी का बर्डन है या स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि भाई हमें सबसे पहले जो बच्चा कोटा में कोचिंग लेने आया है उसके जो डेली रूटीन है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है शुरुआत वहीं से हो रही हो। जैसे बच्चा क्या करता है जब कोटा में आता है, कोचिंग लेने आता है, तो उसका शेड्यूल कैसे बनता है। वो सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट वगैरह करेगा, कुछ बच्चे तो ब्रेकफास्ट भी नहीं करते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं कर पाते हैं। फिर क्लास जाता है, क्लास जाने के बाद वो वापस आता है, लंच करता है, और लंच करने के बाद वो थोड़ा बहुत सोता होगा और फिर पढ़ाई करता होगा, और फिर
शाम में फिर वो डिनर करेगा और सो जाएगा और फिर सुबह उठ के नेक्स्ट डे क्लास आ जाएगा। ये उसका डेली रूटीन है। और ये डेली रूटीन इतना टाइट है उसका कि कोचिंग वाले ने इतना टाइट बना दिया है बच्चे को ये बोल बोल के कि आप कोटा आए हो तो आपको पीसीबी और पीसीएम पर फोकस करना है, यदि तू ये नहीं करेगा तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और इस डर की वजह से वो कोई भी दूसरी एक्टिविटी नहीं करता है, और दूसरी एक्टिविटी नहीं करता है तो उसका रूटीन मोनोटोनस हो जाता है, डेली लाइफ से वो उब जाता है, उसका लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसकी वजह से जैसे वही बच्चों की हॉबीज होती है, कोई डांसिंग करना चाहता है, कोई सिंगिंग करना चाहता है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, लेकिन जब बार बार कोई ये बोलता रहेगा कि वो सब तो तेरा टाइम वेस्ट है, तो 2 साल बाद भी कर लेगा, तो बच्चा ओनली ये पढ़ने में रह जाता है और खाना खाने में और सोने में, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता। तो ये रीजन हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ही इन बुक्स को भाव दे दिया है कि ओनली यही सिलेक्शन करवाएंगी, ऐसा नहीं है। तो ये हमें समझना होगा। दूसरा, कोटा कोचिंग का ये है, यदि आप डायरेक्टर्स की मीटिंग के क्लिप सुनेंगे या कहीं से आपको मिलेगा कि भाई उनका जो एम क्या है, तो बहुत सारे कोचिंग को आप देखेंगे तो उनका एम ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे करना है, मुझे 1 लाख करना है, मुझे 1.5 लाख करना है, मुझे 5 लाख करना है, मुझे इतना कर देना है, इस साल में इतना कर देना है। तो ये जब नंबर पे फोकस है तो उनका दूसरी जगह से फोकस हट जाता है, और कहीं ना कहीं रीजन ये बनता है कि जब इतना ज्यादा स्ट्रेंथ आप बोल रहे हैं कि हम इतना नंबर कर देंगे, लेकिन एक सिटी का तो लिमिटेशन है ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो कहां से आएगा। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं। जैसे भाई नंबर ऑफ बिल्डिंग्स तो फिक्स है, क्लासरूम तो फिक्स है, नंबर ऑफ टीचर तो फिक्स है, वो तो बहुत ज्यादा एकदम से नहीं बढ़ रहे जितना बच्चा ये बढ़ाने की सोच रहे हैं। टीचर्स की कमी है, क्लासरूम की कमी है, उसकी वजह से क्या होता है, ये अपने अकॉर्डिंग बच्चों का टाइमिंग सेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग में 6:30 से क्लास स्टार्ट होगा और नाइट में 9 PM तक क्लास लगते हैं, और एक दिन में बच्चे की 4-4 क्लास, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, इतना चलता है। इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा ये सोचे कि मैं सुबह उठ गया हूं, आज मैं मॉर्निंग वॉक करता हूं या मैं एक्सरसाइज करता हूं, और उसका शेड्यूल यदि ये 6:30 वाला होगा तो वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगा। और जिस बच्चे का टाइमिंग ये इवनिंग वाला है 9 PM वाला, तो वो शाम में 9 बजे जाके क्या कर लिया, खाना खा के सोएगा ही। नॉर्मली तो ये बोला जाता है कि भाई खाना हमें 7 बजे से पहले खा लेना चाहिए, इवन सनसेट होने से पहले खा लेना चाहिए। इस बच्चा ये डेली 2 साल जब कोटा में रहता है वो डेली 9 बजे जाके खाना खा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। दूसरा, बच्चा जब ये शेड्यूल फॉलो करता है तो उसको सनराइज और सनसेट ये नहीं मिलता है, जो हमारी नेचुरल एनर्जी है, जो हमारी बॉडीज में न्यूट्रिएंट है, जैसे विटामिन डी है, उसकी कमी हो जाती है, बाकी दूसरे न्यूट्रिएंट ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं, तो हमारे अंदर जो बर्डन लेने की पावर है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है। तो ये रीजन है। तो इनको समझना होगा कि ये नंबर बढ़ाने पे ध्यान ना दें, इन चीजों पर भी ध्यान दें। ओनली ये बोल दो कि पेरेंट्स जिम्मेवार है, हम क्या कर सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं, इन पर फोकस कर सकते हैं आप। बच्चा बच्ची है, ये हो जाता है ना। थर्ड पॉइंट है, ये तो हुआ टाइमिंग। नेक्स्ट यहां पे आ जाता है क्लासरूम का साइज, वो भी एक मेजर फैक्टर है। कैसे, यहां पर यदि मैं स्कूल की बात करूं, स्कूल में भाई क्लासरूम का साइज रहता है 30 to 40। अब जब 30 to 40 क्लासरूम का साइज है तो वहां पे टीचर का और बच्चों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। टीचर भी बच्चे को जानता है, बच्चा भी टीचर को जानता है, एक दूसरे को डेली मिलते हैं, ध्यान रखते हैं, इसका माइंड में क्या चल रहा होगा, इसके माइंड में क्या चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ क्लासरूम का साइज 200 से 300 है, और यहीं पे गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि टीचर के पास है ना, उसको समझ, मतलब यदि मैं ये बोलूं ना कि आप 200 बच्चों के नाम बता दो,
आपकी क्लास के, वो तो एक बहुत दूर की बात है। यदि मैं ये बोल दूं कि ये बच्चा क्या आपकी क्लास का है क्या, ये टीचर नहीं पहचान पाएगा, तो यही गड़बड़ है। दूसरा, 200 से 300 बच्चों की एक टीचर 4 से 5 क्लास लेता है, मतलब एक दिन में वो 1000 बच्चों को देख रहा है, तो 1000 बच्चों से इंटरेक्शन हो सकता है क्या एक दिन में? अब जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, क्या ये बच्चा स्ट्रेस में है, क्या इसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, उसको कैसे पता चलेगा? तो ये जो क्लासरूम साइज है ना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो टीचर को, मतलब टीचर के पास मौका ही नहीं है और चाहते हुए भी नहीं कर सकता। किसी का ब्रेन नहीं है एक दिन में वो 1000 बच्चों को देख ले, या वो 1000 बच्चों का डाटा रख ले अपने ब्रेन में कि उस बच्चे के साथ ऐसा है, उसका ऐसा होगा, उसका ऐसा होगा। तो ये रीजन है। दूसरा क्या होता है, जब 200 से 300 बच्चों की क्लास होती है, यहाँ पे बच्चे क्या है भी कम, और नियर बाई के बच्चे होते हैं स्कूल में, एक दूसरे को जानते भी है, घुल मिल जाते हैं। लेकिन जब 200 से 300 बच्चों की क्लास होगी तो यहाँ पे मैक्सिमम एक बच्चा कितने बच्चों से इंटरेक्ट कर लेगा? 30 से 40 से 160 बच्चे तो फिर भी नहीं है। तो उसका प्रॉब्लम क्या है? नहीं जानता तो नहीं जानता, क्या फर्क पड़ रहा है सर? उसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम यहां से है कि जब बच्चे को डाउट आता है ना, और जब वो क्लासरूम में खड़ा होकर पूछने की हिम्मत करता है, तो उसको ये दिखता है कि मैं 30-40 बच्चों को तो जानता हूं, 160 और 250 बच्चों को तो नहीं जानता। 160, 70, 80 जो भी, मतलब जैसा स्ट्रेंथ है, 200 मिनिमम है ना, उसके बेस पे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इतने बच्चों को तो नहीं जानता। और जब वो नहीं जानता, वो स्टेज पे जब मान लो वो खड़ा होकर डाउट पूछता है, तो उसके माइंड में ये चलने लगता है कि मुझे तो शर्म आ जाएगी डाउट पूछते हुए, मुझे तो डर लगेगा कहीं ये 160 बच्चे हंसने तो नहीं लग जाएंगे। और जब ये शर्म और डर उसको ये डाउट नहीं पूछने देती है, और जब ये डाउट नहीं पूछता है, तो वो पहला डाउट नहीं पूछेगा, दूसरा नहीं पूछेगा, तीसरा नहीं पूछेगा, चौथा नहीं पूछेगा, ऐसे डाउट की एक गठड़ी बन जाती है और जो उसके सिर पर आके बैठ जाती है, जिसको आप स्ट्रेस और बर्डन बोल रहे हो, जो आप ये बोल रहे हो पेरेंट्स से आया है ना, वो यहां से भी आ रहा है। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है कि ये नंबर सही नहीं है। तो ये शर्म और डर बच्चे के अंदर यहां से आ रहा है, जिसकी वजह से वो डाउट नहीं पूछ रहा, और डाउट जब उसके बढ़ जाते हैं तो ऑफ कोर्स जिस बच्चे के माइंड में इतना चल रहा है कि मुझे क्रैक करना है, मुझे क्रैक करना है, आप थोपते जा रहे हो पीसीबी पीसीएम करना, और ये डाउट क्लियर नहीं हो रहे उसके, तो उसके ब्रेन पे स्ट्रेस आएगा भाई, बर्डन आएगा। वैसे ही उसको आप इनकैपेबल कर चुके हो उसके रूटीन के साथ, वो नहीं सहन कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है। और ये तो हुई क्लासरूम तक की कहानी। अब आगे की कहानी क्या है, आपको पता होगा, यदि आपका बच्चा, अच्छा आप ये है ना अपने बच्चे से पूछ सकते हैं कि आपने क्लासरूम में कितने डाउट्स पूछे हैं अभी तक, तो वो काफी दिनों से कोटा में होगा ना, तो आपको जवाब मिल जाएगा आपका बच्चा कितने डाउट पूछा होगा, है ना। जो मैंने बताया है वो आपको हिस्ट्री पता चल जाएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एग्जाम को लेकर। बच्चों का ये तो चलता है मंडे टू सैटरडे, और संडे को बच्चे का लेते हैं एग्जाम। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो हमारा हॉलीडे होता था वही चला गया एग्जाम की वजह से, क्योंकि वो वीकली एग्जाम देता है या 15 डेज में एग्जाम देता है, तो उसके पास वो हॉलीडे भी नहीं रहा। दूसरा, जो एग्जाम लिए जाते हैं उनमें एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा अवॉइड कर दिया जाता है और इसको टफ बना दिया जाता है। अब इनका यह मानना है कि बच्चे की हम थोड़ी सी हाई लेवल की प्रैक्टिस करवा देंगे, थोड़ा सा टफ लेवल की प्रैक्टिस करवा देंगे, तो एग्जाम में जो इजी आएगा वो तो बच्चा कर ही लेगा। ये बहुत गलत फहमी कोचिंग्स की भी है, और ये गलत फहमी हमारे पेरेंट्स की भी है, और खुद बच्चों की भी है ये गलत फहमी। इसमें तीनों इन्वॉल्व है कि हम टफ करेंगे तो इजी तो कर ही लेंगे। गड़बड़ यहां ये हो जाती है, पहला पॉइंट तो यही है जो मैंने अभी बोला कि यदि आप टफ करेंगे ना और एग्जाम में इजी क्वेश्चन होगा, तो आप सेल्फ डाउट करने लगते हैं कि इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता, और उस वजह से आप उन इजी क्वेश्चन को भी करना छोड़ देते हैं, और उससे आप ओनली टफ करते गए, एग्जाम में इजी आ गया वो नहीं हुआ, फिर ड्रॉप पे ड्रॉप आपके शुरू हो जाते हैं। दूसरा,
भाई हम करें ही क्यों ज्यादा टफ, जब एग्जामिनर इतना पूछ रहा है और हम इतना पढ़ाएंगे, टाइम तो लिमिटेड है ना भाई। आपको 365 डेज का ही तो टाइम मिला है एक साल में करने का। एग्जामिनर ने इतना सिलेबस फिक्स कर रखा कि एक साल में बच्चा इतना पढ़ सकता है, और आप पढ़वा रहे हो इतना क्यों भाई? उससे बर्डन आता है। जो आप पूछते हो ये बर्डन कहां से आया, घर से आया, ये बर्डन यहां से भी आया। और कोचिंग वाले का एक मकसद एग्जाम को टफ बनाने का ये भी है कि वो अपने मॉड्यूल को इंपॉर्टेंस दिलवाना चाहता है, जिसकी इंपॉर्टेंस एग्जामिनर नहीं समझता। तो जब वो अपने कोचिंग के एग्जाम टफ देगा, अपने मॉड्यूल में से क्वेश्चन पूछेगा, तो बच्चा मॉड्यूल पढ़ने भागेगा, और वो जो एग्जामिनर की स्टैंडर्ड बुक्स हैं एनसीईआरटी, उनको पढ़ना छोड़ देता है, और इसलिए वो एग्जाम में बार बार फेल होता है। और जब वो बार बार फेल होता है तो फिर उसको ऐसे स्टेप्स या ऐसे उसके विचार मन में आने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतनी बार फेल हो गया, तो वो वीक हो जाता है अंदर से। ठीक है भाई, तो ये रीजन एक यहाँ पे एग्जाम वाला भी है। इन 4 पॉइंट्स पर कोचिंग को काम करने की जरूरत है। ओनली पेरेंट्स और बच्चे पे थोपने की से ही काम नहीं होगा, इसीलिए ग्राफ भी बढ़ते जा रहा है कोटा में सुसाइड्स का। अब नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी कोचिंग से ही जुड़ा हुआ है, उसके बाद हम पेरेंट्स की तरफ आएंगे। वो पॉइंट है नंबर 5। अब नंबर 5 पॉइंट्स में क्या है कि जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं, वैसे और भी पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मेरा समझदार को इशारा काफी है ना, वो वाला है। 5वां पॉइंट ये है कि ये सब तो तब होगा ना जब बच्चा यहाँ के एडमिशन ले लेगा। एडमिशन से पहले ही गड़बड़ हो चुकी होती है। क्यों? क्योंकि देखो, आप कोई भी अच्छा स्कूल है, वहां पे बच्चे का हम एडमिशन करवाने जाते हैं, जैसे मान लीजिए डीपीएस है, डीपीएस में जाएंगे तो वहां बच्चे का टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट। ये होगा, इसमें अच्छा मार्क्स लाएगा, एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब यहां कोटा में कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं है, और जब कोटा में कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं है तो वो एक रीजन बन जाता है सुसाइड की तरफ जाने का। क्यों? क्योंकि जब बच्चा कोई भी आ रहा है यहाँ पे, घोड़ा भी एक साथ बैठा है, गधा भी एक साथ बैठा है, हाथी भी एक साथ बैठा है, तो कैपेबल और इनकैपेबल बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और उस वजह से क्या होता है कि बच्चे बैठ तो गए हैं, पढ़ा भी सेम टीचर रहा है, तो बच्चे कंपेयर करने लगते हैं कि ये बच्चा तो 630 लेके आ रहा है, मेरा तो 330 ही आया। भाई वो पहले से ही घोड़ा था, आप कहां से उससे कंपेयर करोगे, कहां से उसके साथ आप कंपीट कर पाओगे? तो ये एडमिशन टेस्ट ना होने की वजह से सब एक साथ बैठ जाते हैं, और उसकी वजह से जो थोड़े से कमजोर बच्चे हैं वो एक अच्छे बच्चे से कंपैरिजन करने लग जाते हैं, और उसकी वजह से उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि मैं तो बहुत ही कमजोर हूं। क्योंकि घर पे तो वो, स्कूल में तो वो टॉपर था अपने स्कूल में, यहाँ तो सब जगह से टॉपर आ रहे हैं, है ना। तो ये उसके मन में थोड़ा सा मतलब उसको कमजोर कर देता है अंदर से, तो वो उसके माइंड में ऐसे वैसे विचार आने लगते होंगे। तो यहाँ पे कोचिंग को जरूरत है कि एक एडमिशन टेस्ट रखा जाए, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट रखा जाए। इवन स्कूल्स कुछ तो ऐसे भी हैं जहां पे पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लिया जाता है बच्चे के अलावा। तो वो इसीलिए है कि हमारे स्कूल में ऐसी गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पे कोचिंग यदि एडमिशन टेस्ट रखेगी, साइकोलॉजिकल टेस्ट रखेंगी, तो उनको पहले से पता चल जाएगा ये बच्चे वीक है, इनको एक साथ रखना है, इनको थोड़ा कम लेवल का पेपर देना है, इनको ऐसे पढ़ाना है, बट वो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो ये रीजन है, तो इन पर हमें काम करने की जरूरत है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि पेरेंट्स की कहां कमी है। पेरेंट्स की भी कमियां हैं, वो कहां से स्टार्ट होती है वो मैं बता देता हूं। जैसे पहली कमी यहां से स्टार्ट हो जाती है कि वो एडमिशन तो करवा देते हैं, उसके बाद बच्चे की कोई भी रिपोर्ट वो नहीं लेते हैं। भाई आपका बच्चा घर से आया है और वो कोटा आया है, उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, उसका खाना पीना चेंज हुआ होगा, उसके दोस्त चेंज हो गए हैं, उसके पढ़ाई लिखाई का स्टाइल चेंज हो गया है, और आप अपनी जिम्मेवारी यही उतार दिए हो कि मैंने एडमिशन करवा दिया है, अब आगे तेरा काम। आप उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं लेते हो। तो क्या आपने एडमिशन शो ऑफ करने के लिए करवाया था
कि अपनी सोसाइटी में जाके बोलूंगा मैं तो कोटा एडमिशन करवा के आ गया, थोड़ा सा आपका सीना चौड़ा होगा, आसपास वाले भी बोलेंगे अच्छा कमा रहा होगा तभी तो करवाया है। क्या आपने अपना सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए एडमिशन करवाया था? क्या आप रिपोर्ट ही नहीं लेते हो? क्या आप शाम में जब अपनी महफिल में बैठते हो बियर की सिप लेते हो ये बताओगे कि मैं तो आज वहां एडमिशन करवा के आ गया हूं? क्या इन रीजन के लिए आपने एडमिशन करवाया था? तो यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत है, हमें रिपोर्ट्स लेने की जरूरत है बच्चे की, क्योंकि उसके लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेरेंट्स के लिए, जो अपने बच्चे की रिपोर्ट्स नहीं लेते हैं, मैं सजेस्ट करता हूं कि वो अपने बच्चे की रिपोर्ट्स लें। सेकंड, एडमिशन हो गया, रिपोर्ट्स नहीं लेते हैं कुछ पेरेंट्स। फिर वो पेरेंट्स हैं जो रिपोर्ट्स लेते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे की रिपोर्ट लेंगे, लेकिन उसके बाद जो वो काम करते हैं, डायरेक्ट बच्चे की रिपोर्ट ये लेते हैं, बता भाई टेस्ट हुआ ना तेरा आज पहला कोचिंग में, कितना मार्क्स आया? बच्चे ने बोला मेरा 330 आया, तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पता है क्या होगा, या जो नेक्स्ट उनका पॉइंट होता है कि तेरा यही 330 आ रहा है तो नीट में कहां से ले आएगा तुम, तेरा तो यही रैंक नहीं आ रहा, नीट में कहां से आ जाएगी? तो ये बहुत ही गलत बात है। यहाँ पे पॉइंट 2 है, टेस्ट ही उसने 1-2 दिया है, अभी वो आया है कोटा, उसको थोड़ा माहौल में ढलने दो, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस कर लेना, आप पहले से ही शुरू कर देते हो। दूसरा, नीट का और कोचिंग टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग एग्जाम में तो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, बट नीट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड होके नीट का प्रिपरेशन करते हैं, और कोचिंग का मैं पहले ही बता चुका हूं एग्जाम कैसा आता है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं है। ये हो जाता है स्कोर पे, आप ये क्वेश्चंस करते हो, आप ये मत करो, आप उसको किसी और तरीके से समझे। भाई हर पेरेंट्स जब अपने यहाँ पे एडमिशन करवा के गया तो वो चाहता है कि मेरे बच्चे का अच्छा स्कोर आए, यदि उसका अच्छा नहीं आ रहा है तो आप ये बोल के भी अच्छा नहीं करवा सकते कि तेरा यही नहीं आ रहा तो नीट में कहां से आ जाएगा, आप चैलेंज करके तो नहीं करवा सकते, आपको कुछ अदर वे फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखें। दूसरा, कंपैरिजन, एक बच्चे का बहुत अच्छा स्कोर आया, बहुत अच्छा नहीं मान लो एवरेज स्कोर आया, एक बच्चे का 550 स्कोर आया, तो ये पता है क्या करते हैं, एक दो बगल वाले का नंबर लेके चले जाते हैं जो पास में पड़ोसी रहता है, या फिर लिस्ट में तो आ ही जाता है स्कोर कार्ड, तो ये बोलते हैं रामलाल का तो 630 आया है, तुम्हारा 550 क्यों आया है? तो ये भी एक गलत चीज है, कंपेयर मत करो। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन से आपको ये लग सकता है कि मैं इसका रामलाल से कंपेयर करूंगा तो ये थोड़ा मोटिवेट होगा उसको बीट करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। हो सकता है वो आपसे चिढ़ जाए, वो बोलेगा इनको तो रामलाल का ज्यादा ख्याल है, मेरा तो है ही नहीं। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन मत करें, आपके बच्चे का स्कोर 550 आया है, आप उसको मोटिवेट करें कि बेटा देखो 550 आ गया है, अगले टेस्ट में आप 570 लेके आओ, अगले टेस्ट में आप 580 लेके आओ। धीरे धीरे आप ये बोलोगे रामलाल का तो वो कर रहा है, अरे रामलाल को आप थोड़ी ना जानते हो, रामलाल आए कहां से हैं? आपका बच्चा बिहार से है, रामलाल एमपी से है, रामलाल डीपीएस से पढ़ा है, रामलाल सिंधिया स्कूल से पढ़ा है, आपका बच्चा हो सकता है गांव से पढ़ा हो, कहां से कंपेयर कर रहे हो आप? दूसरा, रामलाल का क्या पता है क्या वो पढ़ के लाया है? हो सकता है रामलाल चीटिंग करके लाया हो, सामने वाले की कॉपी देख के लाया हो, और सामने वाले की कॉपी नहीं देखी तो यहाँ की जो कोचिंग के पेपर है वो बाहर एक दिन पहले 1000, 1200, 1500 रुपए में मिल जाते हैं। और बहुत बच्चे ऐसे हैं रामलाल जो मस्ती करते हैं और शाम में पेपर खरीद लेते हैं 1500 में और 630 लेके आ जाते हैं, और जो पेरेंट्स ये रिपोर्ट मांगते हैं उनको दिखा देते हैं, देखो मेरा स्कोर, पेरेंट्स भी खुश, बच्चा भी खुश, पैसे कितने लगे? 1500। और जो रियल है, जो बच्चा 550 लेके आया है, उसको आपने क्या किया, कंपेयर करके डिप्रेशन में डाल दिया। तो ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। ये पेरेंट्स की कुछ कमियां हैं कि आप रिपोर्ट्स नहीं लेते हो, आप बच्चे का रिपोर्ट्स लेते हो तो आप कंपैरिजन करते हो, आप बच्चे पे स्ट्रेस लाते हो, ये सब आपको इग्नोर करना पड़ेगा। कई पेरेंट्स तो यहाँ तक कर देते हैं कि तेरे ऊपर मैं इतने पैसे खराब कर चुका हूँ, है ना, इतने पैसे लग गए मेरे, मेरा घर बिक गया, मेरी कार बिक गई है। तो भाई आपको यदि बच्चे को ये बताना ही था ना, तो फिर आपको नहीं बेचना चाहिए था, आपको नहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था, आप सेविंग करते।
उससे नहीं होता है ना। आप यदि बोलोगे ना बच्चे को आप पैसा गिनाने लगोगे, उससे नहीं हो सकता। क्यों? देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं, आप पैसा सेविंग कर ले 1 करोड़ रुपए, आपका बच्चा यदि सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो 3 साल में उड़ा देगा, इसको 4 साल में उड़ा देगा, और इवन 1 साल में भी उड़ा सकता है। आजकल तो महंगाई इतनी है, एक दिन में 1 करोड़ उड़ा सकते हो आप। तो वो पैसा उसका ही है, आप जो लगा रहे हो वो पैसा उसी को देना है आपको लास्ट दिन। तो आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप गिनाओ मत, आप उसको इन चीजों से बाहर निकलो, आप उसकी मेथड अलग फाइंड आउट करो, आप उसको टोंट मत मारो। सास बहू वाला गेम मत करो कि सास टोंट मारती है अपनी बहू से काम लेने के लिए, डायरेक्ट नहीं बोलती है, तो वो काम आप यहां मत करो, गड़बड़ हो जाएगी उससे। और जब पेरेंट्स ये सब काम करने लगते हैं तो प्रॉब्लम यहां पे एक ये भी आ जाती है इमोशनल अटैचमेंट की। क्योंकि जब आप ऐसे काम करेंगे, मेरा पैसा बर्बाद हो गया, मैंने तेरे को इसलिए भेजा था, क्या तूने ये साल भी खराब कर देगा, 3 तू पहले ही कर चुका है, तो वहां पे बच्चे को ये लगता है कि यहाँ पे मेरा इमोशनल अटैचमेंट पेरेंट्स के साथ अब नहीं रहा। तो वो क्या करता है, इमोशनल अटैचमेंट बाहर ढूंढने लगता है। हो सकता है बाहर उसको कोई लड़का लड़की फ्रेंड मिल जाए, जो एक एक्सक्यूज दिया जाता है कि इस उम्र में बच्चा लड़का लड़की प्यार में पड़ जाता है, तो वो भी यहीं से स्टार्ट होता है। तो इससे भी हमें बचना है, और बाद में उनका टूट फूट हो जाता है और ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जैसा बोला गया है। तो ये इमोशनल अटैचमेंट हमें बच्चे के साथ बना के रखना है। जब तक हम ये इमोशनल अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ बना के नहीं रखेंगे तो वो बाहर ढूंढता रहेगा, और जब वो बाहर ढूंढता रहेगा तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, और हो सकता है उसको बाहर भी इमोशनल अटैचमेंट ना मिले। और जब उसको बाहर इमोशनल अटैचमेंट नहीं मिलता है तो वो ड्रग्स की तरफ जाता है, वो नशा करने लगता है, ये सारी प्रॉब्लम उसके माइंड में आने लगती है, ये सब शुरू हो जाता है। और ये सब बच्चे को बिल्कुल अंदर तक वीक कर देता है, और वो अपने लाइफ से ही मतलब परेशान हो जाता है। तो ये हमारी गड़बड़ है, इनसे हमें बचना है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है बच्चे का। अब बच्चे की तो भाई छोटा बच्चा है, वो 16 17 18 20 साल का है, 22 का है, तब भी मैं तो ये मानता हूं कि समझ नहीं होती है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि बच्चे को समझ नहीं है तो हम समझाएं। बच्चे की गलतियां ये होती है, कई बार वो लड़का लड़की वाला चक्कर हो जाता है, उसको बच्चा इग्नोर करे, मेरा ये सजेशन है। कई बार उसमें हम फंस जाते हैं, हमें अच्छा भी लगता है क्योंकि एट दैट टाइम हमारे हार्मोन्स जस्ट एक्टिव होते हैं, तो हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। बट आप मतलब मैं बता रहा हूं कि आप जब एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप कॉलेज में चले जाओगे, आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ये सब करने की। यहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते होंगे, वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखें, बच्चा यहाँ भी गलती करता है। और गलती क्या करता है बच्चा, जो ये ड्रीम है, जो उसका सपना है आईआईटी या नीट क्रैक करने का, पेरेंट्स, टीचर्स, कोचिंग्स, माहौल इतना कॉम्पिटेटिव है कोटा में कि उसकी वजह से बच्चे को पता ये लगने लगता है कि यदि मैं आईआईटी और नीट ही क्रैक नहीं किया तो मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा माहौल यहाँ पे फील करने लगता है बच्चा। तो मेरा सजेशन है कि आप अपने ड्रीम को फॉलो करो, बट इतने अटैच मत हो जाओ कि मेरे से यही नहीं हुआ तो मेरे से कुछ नहीं होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको अपने ड्रीम के लिए फाइट करनी है, आपको अपने ड्रीम के लिए एफर्ट्स लगाने हैं, बट इसको इतना हावी नहीं होने देना है कि हम ये फील करने लग जाएं कि आईआईटी और नीट में नहीं कर पाया तो मैं कुछ नहीं हूं। ऐसा यहाँ के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की वजह से बच्चा फील करने लगता है। और जब पेरेंट्स घर से यहाँ भेजते हैं ये बता के कि आपको ये करना है, और उससे जब वो नहीं हो पा रहा होता, वो अपने ऊपर स्ट्रेस बर्डन ये सब लेने लगता है। तो बच्चे की कुछ ये कमियां हैं। तो मेरा बच्चों से सजेशन है कि इन चीजों से आप बचें। ये चीजें आपको यहाँ पे नहीं लेके जा सकती, आपको यहाँ ले जाने के लिए है ना, कूल होना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है आपका फर्स्ट ईयर में ना हो, ड्रॉप करना पड़ जाए, हो सकता है आपके 3 ड्रॉप हो जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 4th ड्रॉप में अच्छी रैंक लेके आते हैं। पिछले साल ही बीवाइज क्लासेस का एक स्टूडेंट था शिवांश, उसकी 666 स्कोर आया है 4th अटेम्प्ट में, और आज वो भी एमएमसी दिल्ली में पढ़ रहा है। क्या हो जाएगा, 1 साल ड्रॉप हो जाएगा। तो लास्ट ईयर आपने सुना होगा एक 52 ईयर्स ओल्ड, जो 52 ईयर्स ओल्ड थे, उन्होंने एमबीबीएस क्रैक किया, और
25, 27, 28, 29, 30, ये तो बहुत है। 30 की एक वो बिट्स पिलानी की लड़की है, उसने एमबीबीएस क्रैक करके अभी दिल्ली में एडमिशन लिया है। तो एज ए नंबर है, इसको आप भूल जाओ, इस पे ज्यादा फोकस मत करो, आप कूल रहो, आपका जो एफर्ट्स है वो लगाते रहो, धीरे धीरे आउटपुट आएगा, है ना। वो बोलते ना, कर्म की चिंता, मतलब फल की चिंता मत करो, आप तो कर्म करो, वही है यहाँ पे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे के अंदर पेशेंस नहीं है वो कभी भी आईआईटी और नीट क्रैक नहीं कर सकता, तो वो हमें डेवलप करना पड़ेगा, नहीं है तो। और उसमें टीचर्स को भी एफर्ट लगाने होंगे, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी एफर्ट्स लगाने होंगे, तो बच्चे का ध्यान हम ऐसे रख सकते हैं। और बच्चे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने ड्रीम को इतना हावी मत होने दो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी और नीट क्रैक भी नहीं किए हैं, इवन 12th पास भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सक्सेसफुल होने के लिए आईआईटी और नीट में ही जाना पड़ेगा। आईआईटी और नीट में जाके भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसे भी बहुत एग्जांपल है ना। तो इनका हमें ध्यान रखना है कि यही सब कुछ है, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट बात आती है प्रशासन की। प्रशासन की क्या कमी है सर? प्रशासन की कमी यह है, थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशन पर फोकस किया जाए, क्योंकि मैंने खुद कोटा में फील किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कोचिंग डायरेक्टर्स ने प्रशासन को अपने हाथ में उठा लिया है कि जो मैं रूल्स बना रहा हूं आप तो उनको फॉलो करवाओ, आप अपने गवर्नमेंट के रूल्स को साइड में रख दो। तो प्रशासन थोड़ा इस चीज पर ध्यान दे कि भाई, जैसे यहाँ पे कोई रूल ये नहीं है कि कितनी बिल्डिंग होगी, कितने क्लासरूम होंगे, क्लासरूम का साइज क्या होगा, क्लासेस कितने बजे से कितने बजे लगेगी, क्या संडे को भी क्लास लग सकती है, कि ऐसा कोई रूल नहीं है। तो प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रशासन ओनली ये नहीं है कि पैसा मिल रहा है चलने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, उससे सर हमारा कोटा शहर डूब सकता है, वो हमें बाद में रियलाइज होगा। तो यहाँ प्रशासन को इस पर काम करने की जरूरत है। उसके अलावा अब इतने सारे बच्चे हैं कोटा में, जैसे मैंने बताया कि एक टीचर एक दिन में 1000 से 1200 बच्चों को पढ़ा रहा है, अब वो तो इनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो यहां पर हमारे पास काउंसलर होने चाहिए, जो कि कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं है। और जब ये काउंसलर नहीं है, टीचर का इंटरेक्शन नहीं है, तो हमें पता कैसे चलेगा कौन बच्चा किस स्टेज पर है, किस फेज से वो गुजर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर काउंसलर की इंपॉर्टेंस बहुत है कि बच्चों से इंटरेक्शन होता रहे, बच्चों का पता चलता रहे। अब जैसे बोला गया था कि बच्चा एक महीने से क्लासरूम में नहीं आ रहा था, तो फिर कहां थी हमारी टीम कोचिंग की कि भाई बच्चा एक महीने से क्लास में नहीं आ रहा, पेरेंट्स को पता नहीं है, आपको नहीं पता, तो फिर क्या चल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काउंसलर इंपॉर्टेंट है। और जहां पे काउंसलर रखे भी जाते हैं वहां पर कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, कोई अपना रिश्तेदार है उसको बता दी 4 बातें कि ये स्ट्रेटजी होता है, ये नीट एग्जाम है, ये आईआईटी, और उसको बोल दिया कि तू काउंसलिंग कर लेगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक काउंसलर होना चाहिए जो बच्चे को, ब्रेन को समझ पाए, जो बच्चे का माइंड में क्या चल रहा है उसको समझ पाए, ताकि उस पर वो एक्शन ले सके कि इसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे सीबीएसई है, सीबीएसई ने हर स्कूल में फिक्स कर दिया है कि आपको काउंसलर रखना ही पड़ेगा, और प्रॉपर डिग्री भी उसके पास होनी चाहिए, प्रॉपर उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सिमिलरली प्रशासन ऐसे रूल्स कोचिंग इंडस्ट्री के लिए भी बना सकता है। तो ये हो गई हमारी एक जो बेसिक कमियां हैं कि जिनकी वजह से बच्चा ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने लग जाता है। अब नेक्स्ट, ये तो जनरल सी प्रॉब्लम है, कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी है कोटा की, जो यहाँ पे सुसाइड इतना ज्यादा है। यदि मैं बात करूं 2014 के बाद से लगातार ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है, नंबर ऑफ सुसाइड्स इंक्रीज हो रहे हैं। और हद तो ये हो गई है कि 2018 में 5 दिन में 3 सुसाइड हुआ था, और 2022 में हम यहां आ चुके हैं कि एक दिन में 3 सुसाइड हो गया है। तो ये भी समझने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इस पर हमें कंट्रोल करना होगा। भाई दूसरी जगह भी है, ऐसा नहीं है कि कोटा में ही 2.5 लाख बच्चे हैं तो हम संभाल नहीं सकते, हम क्या करें, 2-4 तो मरते ही हैं, एक दिन में 3 तो नहीं मरते, है ना। अब 2.5 लाख यहां है, तो दिल्ली में कितना है? दिल्ली में तो एक कोचिंग में नीट का ही 1-1.5 लाख है, और ऐसी बहुत सारी कोचिंग दूसरी भी है, आईआईटी की भी है, यूपीएससी भी है, एसएससी भी है वहां तो, और कॉलेज के बच्चे तो अलग है। तो वहां तो बहुत सारे सुसाइड होने चाहिए, एक दिन में 12-13 होना चाहिए।
तो ऐसा ध्यान देना पड़ेगा। सीकर है वहां भी 40,000 बच्चा है, पटना है वहां भी 40,000 बच्चा है, और भाई यही क्यों हो रहा है ये सब? इसके लिए हमारा कोचिंग इंडस्ट्री जिम्मेवार है। क्यों? यहां पे पता है क्या चलता है? ये चलता है यहां पे कोचिंग वार, युद्ध लड़ रहे हैं ये लोग। पेरेंट्स और बच्चों के लिए तो यहां क्या दी जा रही है? शिक्षा। डॉक्टर और इंजीनियर की फैक्ट्री है, लेकिन यहां पे अंदर पता है क्या चल रहा है? कोचिंग वार चल रहा है। और कोचिंग वार को जीतने के लिए है ना, तरह तरह के फार्मूले लगाए जाते हैं। कैसे? कोई अपने आप को कोटा का डॉन बोलता है, कोई किसी की बिल्डिंग में खड्डे खुदवा देता है, किसी के पास पैसा है तो वो किसी की लाइट कट करवा देता है कि अपने आप टीचर परेशान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कोचिंग वार का मतलब ये है कि यहां सबका ध्यान क्या है कि मेरी ये कोचिंग है और मेरे बगल में ये है, तो मैं इसको खत्म कैसे करूं, इस पर ध्यान है। इस पर ध्यान नहीं है कि मेरी कोचिंग के अंदर 3 बच्चों का सुसाइड हो रहा है, एक दिन में 3 सुसाइड हो रहे हैं, मेरी कोचिंग में क्या कमियां हैं, उस पर ध्यान नहीं है। इस पर ध्यान है कि खत्म कैसे किया जाए। कोई बोलता है मैं फील्डिंग लगाता हूं, देखते हैं कैसे, बहुत हुई शराफत, अब फील्डिंग लगेगी। कोई बोलता है मैं फैकल्टी तोड़ देता हूं, रातों रात टीचर को गायब कर देता हूं। किसी ने फैकल्टी तोड़ लिया, किसी ने बिल्डिंग तोड़वा दी, किसी ने फील्डिंग लगा दी, कोई डॉन है। तो ये सब चल रहा है यहाँ पे। और ये सब चलने की वजह से जो फैक्टर मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं कोचिंग के, जहां पे ध्यान नहीं है किसी का, ये सब फैक्टर्स, यहां पर ध्यान ही नहीं है। ध्यान कहाँ है कि खत्म कैसे करना है, ये सब ध्यान है कि मैं डॉन हूं, कोई गुंडा है, कोई कुछ है, कोई किसी टीचर को परेशान करता है, कोई किसी के कुछ कर देता है। तो ये सब यहां चलेगा तो भाई बच्चे तो फिर सुसाइड ही करेंगे ना। बच्चा भी यही सीखेगा, और ये खुद भी सिखाते हैं। जो बच्चा 3-4 साल ड्रॉप कर लेता है उसका क्या करते हैं? भाई तू ऐसा कर लेना, यूट्यूबर बन जा, तू ऐसा कर ले, हमारे कमेंट वमेंट के रिप्लाई कर दिया अगर तेरा वैसे भी नहीं होना है। ऐसी भी इनके पास टीम है जो बच्चों को भी इन्फ्लुएंस करती है। किसी को यूट्यूबर बना दिया, किसी को कमेंट में लगा दिया, किसी को फील्डिंग लगाने में लगा दिया, क्योंकि लिमिटेड है ना, सस्ते भी मिल जाते हैं बच्चे। बेटा तेरे को मैं 5,000 रुपए दिलवा दिया करूंगा महीने में, है ना, यहाँ पे तेरी ड्यूटी है, ये काम कर दिया कर, ये सब करवाते हैं। तो ये सब भी रीजन है, इन पर ध्यान देना होगा हमें सबको मिलकर। और इवन जो अपने आप को कोटा इंडस्ट्री के लीडर मानते हैं, अपने आप को डॉन बताते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि डॉन साहब जी आप थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दें ताकि हमारा कोटा बचा रहे। नहीं तो आपको मैं याद दिला दूं, देहरादून एक ऐसी जगह थी जहां पे प्रधानमंत्री के बच्चे, एक्टर्स के बच्चे और बड़े बड़े लोगों के बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। जितने भी आज हमारे स्टार हैं वो सब वहीं से पढ़ के आए हैं। और यदि मैं आज की बात करूं, देहरादून का हाल ऐसा है, दून स्कूल को आधे से ज्यादा बच्चे जानते भी नहीं है। तो उनका भी कोई ना कोई रीजन रहा होगा जिस वजह से उनकी हालात ये हो गई, जहां पे स्टार पढ़ते थे आज वहां बच्चों को नाम नहीं पता है। तो कोटा कैन बी नेक्स्ट देहरादून, अगला देहरादून कोटा भी बन सकता है। तो बचाइए अपने कोटा को, थोड़ा इन चीजों से उठकर अपने कोचिंग इंडस्ट्री को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कोटा में है ना, एक बात बताऊं मैं, 2014 से पहले है यहाँ पे काफी कोचिंग होती थी, 8-10 कोचिंग तो बहुत बड़ी बड़ी थी, जैसे करियर पॉइंट हो गया, बंसल क्लासेस हो गई, रेजोनेंस हो गई, और भी ऐसे बहुत सारे थे। लेकिन इस कोचिंग वार ने क्या किया है, इन सबको खत्म कर दिया है। और जब कंपटीशन उन्होंने खत्म कर दिया है, गिनी चुनी रह गई है, तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो फिर मोनोपोली होगी, और जब मोनोपोली होगी तो जो कमियां मैंने बताई है वो आंखों पर पट्टी बांध देती है, वो दिखती ही नहीं है। और कोटा की एक बड़ी कोचिंग में तो मैं पहले पढ़ाता भी था, और 2016 में भी काफी ज्यादा केसेज आए थे सुसाइड के। एट दैट टाइम मैंने उनको लिख के दिया था 8 से 10 पेज
कि ये हमारी कमियां हैं सर और ये हमारे सजेशन है जिनको हम इंप्लीमेंट करके थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। बट उन्होंने मेरे को क्या रिस्पॉन्ड किया कि इन कागज को तो रख तू और ज्यादा चक्कर में मत पड़, तू अपने पैकेज पर ध्यान दे, बच्चे किसी के नहीं होते, थोड़ा बहुत मरते हैं, इतने बच्चे हैं। तो थोड़ा सा हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा सर, तभी हमारा कोटा शहर बच पाएगा। नहीं तो कोटा की हालत वही हो जाएगी जो हमारे जैसलमेर की है, क्योंकि यहाँ दूसरी इंडस्ट्री नहीं है। 4500 करोड़ रुपए जो आ रहे हैं ना वो इसी से आ रहे हैं, बाकी यहाँ पे ठप हो चुका है सब। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा डॉन साहब। थोड़ा सा आप भी मतलब जैसे हमें डरना नहीं है ना, हम डॉन हैं, हम लीडर है यहाँ के, तो थोड़ा सा हम भी तो खुल के स्टेटमेंट दे सकते हैं कि ये चीजें हो क्यों रही है हमारे कोटा में। क्या आप नहीं सोचते हो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप आके एक्सेप्ट करें इन चीजों को, या दबाने में लगे हुए हो कि 3 सुसाइड हो गया कोटा की बेइज्जती हो जाएगी। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जब हम एक्सेप्ट करेंगे ना तब हमारी चीजें सीधी लाइन में आएंगी। जब तक हम दबाते रहेंगे ना, एक दिन वो गुब्बारा बन के निकलेगा ना जिस दिन, उस दिन फिर ये सारी फील्डिंग और डॉन और ये सारा जो सिस्टम है ये सारा हिल जाएगा। फिर आज ही मैं बता रहा हूं, और यही हालात चलते रहे, यही एटीट्यूड कोचिंग इंडस्ट्री का रहा, तो मैं लिख के दे रहा हूं नेक्स्ट 3 और 4 ईयर में कोटा बर्बाद हो जाएगा। कोचिंग का नाम नहीं बोल रहा मैं, कोटा का नाम बोल रहा हूं। कोटा बर्बाद हो जाएगा, कोचिंग तो फिर उसी में आ जाएंगी सारी। तो हमें सोचना होगा, हमें समझना होगा, हमें बैठ के विचार करना होगा कि कैसे हम इन चीजों को सुधार सकते हैं, ना कि हम दबाएं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं और सजेशन मैंने साथ के साथ पेरेंट्स को दिया है। कुछ और सजेशन मैं यहाँ पे पेरेंट्स को दे सकता हूँ, जैसे भाई रिपोर्ट्स नहीं लेते हैं तो आप सर बच्चे की रिपोर्ट्स लें, क्योंकि आपका बच्चा इतनी दूर आया हुआ है, उसकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आते हैं। आप रिपोर्ट्स नहीं लेंगे, आप बड़े हैं, आप समझदार हैं, बच्चा गलत ट्रैक पे होगा तो आप उसको समझा सकते हैं। और जब आपके पास रिपोर्ट ही नहीं है तो फिर आप बात ही नहीं है, फिर तो हमें तैयार रहना पड़ेगा कि डेड बॉडी कभी भी आ सकती है। ये है एक पॉइंट। सेकंड, हम यदि रिपोर्ट्स नहीं ले सकते ना बच्चे की, मेरा सजेशन ये है कि आप बच्चे को अपने घर पर पढ़ा लें, ना भेजें कोटा। जब आपके पास इतना ही टाइम नहीं है कि आप रिपोर्ट नहीं ले सकते तो आप घर पे पढ़ाएं। घर पे भी बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई जरूरत नहीं है। और इसका मैं एग्जांपल है ना, यदि मैं एक एक बच्चे का नाम गिनाऊंगा तो एक अलग बात है। 2020 और 2021 में तो पूरा कोरोना चला था ना, ऑफलाइन कोचिंग बंद थी, स्कूल बंद थे, कोचिंग बंद थी, तब भी तो बच्चों के रिजल्ट आए हैं। वो क्या कोटा से आए थे क्या? वो घर से पढ़ के ऑनलाइन कोर्स पढ़ के आए थे। और यदि मैं हमारे पर्टिकुलर बात करूं, एक सीवी कंसल हमारे यहाँ पे लड़की थी जिसने घर पर पढ़कर ओनली बीवाइज का तो टेस्ट सीरीज लिया था और फ्री यूट्यूब वीडियो लेक्चर देखा था, उससे वो आज एम्स दिल्ली में है। तो ऑनलाइन कोर्स पढ़ के भी बच्चा तैयारी कर सकता है। सात्विक रेड्डी है जो फर्स्ट रैंक लेके आए थे एम्स में, उन्होंने भी कहीं जाकर पढ़ाई नहीं की थी। डिपेंड करता है कि बच्चे को आप माहौल कैसा देते हैं, वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो नहीं फर्क पड़ता। यदि आपके पास ये टाइम नहीं है तो बेटर ये है कि ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करके घर पे रखें। थोड़ी बहुत हमारी थिंकिंग ये है कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन की पढ़ाई के मैंने एग्जांपल दे दिए, और नहीं होती तो ये हो जाएगा ना 5-10 मार्क्स कम आ जाएंगे, थोड़ा घटिया कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इन चीजों से तो बचेगा। वो जान तो हमारे हाथ में रहेगी, वो हमारे पास बची रहेगी। तो ये सजेशन है मेरा। नेक्स्ट, जो पेरेंट्स रिपोर्ट्स ले लेते हैं बच्चों की, वो कंपैरिजन और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट ना करें। आप मेथड फाइंड आउट करें, आप एप्रिशिएट करके उससे काम ले सकते हैं, उससे और अच्छा करवा सकते हैं। जैसे जब हमारा बच्चा छोटा होता है या जब वो चलने नहीं लग जाता है, उसकी हम एक एक चीज नोटिस करते हैं कि आज ये स्माइल कर रहा है, आज ये रो रहा है, आज ये मेरी बातें समझने लगा है, या वो जिस दिन चलने लगता है तो हम क्या करते हैं, ये थोड़ी बोलते हैं कि उसका बच्चा तो 7 महीने में चला था, मेरा तो आज 6 महीने में चला है। जिस दिन वो चलने लगता है आप वीडियो बनाते हो, आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने रिलेटिव को, उसके नाना को, उसकी नानी को, उसके दादा को, सबको दिखाते हो और उसको ही बोलते हैं हाँ बेटा चल गया चल गया चल गया। एप्रिसिएशन से काम होगा। यदि आप ये बोल देते ना बेटा तो 7 महीने में चला है, उसका तो 6 महीने में चल गया था, तो आपका बच्चा आज नहीं चल रहा होता। तो यू हैव टू एप्रिशिएट, बच्चे को मोटिवेट करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। और एक नेक्स्ट सजेशन मेरा है कि यदि आपका बच्चा कोटा में है तो आप एक रूटीन बना लें कि विद इन 25
से 35 डेज, 35 डेज से ज्यादा आपको नहीं होने देना है। 35 डेज के अंदर आपको कोटा में आ जाना है, या तो उनकी मम्मी आए या आप आए। क्यों? इसका बेनिफिट ये है, यदि आप 35 डेज में आते रहेंगे तो जो एक फिजिकल हमारे आमने सामने बैठ के हम जो फील कर सकते हैं वो हम फोन पर और वीडियो कॉल में नहीं कर सकते। तो बच्चे की जो रियल भावना है ना, उसके माइंड में चल क्या रहा है, उसका रिजल्ट क्या चल रहा है, वो सारी बातें हम उसका फेस देखकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर पता कर सकते हैं। तो आप ये रूटीन बनाएं, 30 to 35 डेज में आप एक बार उनके पास जरूर आए। और कोटा ही नहीं, यदि आपका बच्चा कहीं दूसरी जगह भी है, आप जरूर ट्राई करें कि वहां पे विजिट करें। उसका बेनिफिट ये होगा, आपको रियल पता चलेगा चल कहाँ रहा है। दूसरा फायदा क्या होता है, जैसे मैं भी कोटा में पढ़ा हूं, और जब मैं कोटा में पढ़ता था तब मेरे पेरेंट्स मेरे घर आ जाते थे, ओ सॉरी कोटा मिलने आते थे, तो मेरे को ये याद आ जाता था कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। और थोड़ा सा भी हम डेविएट हो रहे होते थे, कई बार होता है, उस एज ऐसी होती है कि मस्ती कर रहे हैं, तो उनको देख के हमें ये याद आ जाता था कि मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ और मेरा फोकस ये होना चाहिए। तो यदि हमारी लाइन थोड़ी सी भी ऐसे ऐसे होती थी तो पेरेंट्स से मिलने के बाद वो बिल्कुल सीधी हो जाती थी। तो आपको ये बेनिफिट भी उससे मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि मैं 35 दिन में जाऊंगा तो मेरा तो एक बार में जाने में 5,000 लग जाता है, 7,000 लग जाता है। लगने दो, 10 बार आओगे ना, 70,000 और लग जाएगा। जब आपने 5 लाख लगा दिए हैं तो 70,000 से कुछ नहीं होगा। वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये इसी की प्रॉपर्टी है, इसी को ही देके जानी है। तो आप अभी इस पर इन्वेस्ट करें। और ये एक एज ऐसी है जहां पे यदि आप अपने बच्चे को पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जहां आप अपने बच्चे पे टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो समझ लो जो आपने फसल लगाई थी वो फसल आपकी खराब हो जाएगी। तो आप इन सजेशंस को ध्यान में रखें और अपने बच्चे पे फोकस रखें। बच्चों को मैं पहले ही सजेस्ट कर चुका हूं कि भाई आप यहाँ पे अपना पढ़ाई करने आए हैं, दूसरी चीजों पर ध्यान ना दें। ये वाला बच्चा मस्ती कर रहा है, नहीं कर रहा, उससे आप दूर रहें। आप अपना पढ़ाई पे ध्यान रखें, आप अपनी हॉबीज को फॉलो करें, आप डेली एक्सरसाइज वगैरह करें। थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस आ रहा है, कोई आपका फ्रेंड है, कोई अपनी मम्मी है, अपना पापा है, उनको आप शेयर कर दें, मन में ना रखें। मन में रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। आपका ड्रीम है उसको बहुत ज्यादा हावी ना होने दें। पहले भी बता चुका हूं, ओनली आईआईटी और नेट ही ऐसा कुछ नहीं है कि यही सब कुछ है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपने अभी आईआईटी क्रैक किया, बाद में आपका आईएएस बनने का सपना हो गया, तो आप बीए करके भी तो आईएएस का सपना देख सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। आईआईटी और नेट तो एक मतलब भाई आपको एमबीबीएस करने के लिए एक मंजूरी दी है, इंजीनियरिंग करने के लिए एक मंजूरी दी है। लाइफ का थोड़ी ना आपको पास मिल गया है कि अब तो आपका ही है सब कुछ, ऐसा नहीं है। तो आप इसका ध्यान रखें। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें इन चीजों का। स्ट्रेस को मैनेज करें, जो भी आपको फन लगता है डेली अपनी हॉबीज को फॉलो करें, कुछ भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग आप करते रहें, और अपने फ्रेंड्स बना के रखें, उनसे मिलते जुलते रहें, और जो अच्छे फ्रेंड हैं उनको आप अपनी फीलिंग्स को शेयर करते रहें। कोचिंग और प्रशासन को आई थिंक उनके पास तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सेक्रेटरी है, आईएएस है, वो बहुत अच्छे सजेशन उनको दे सकते हैं। और कोचिंग को ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, अब मेरा देने का मन नहीं है, तो वो अपने पेज फाइंड आउट कर लेंगे। अदरवाइज बातों में मैंने बता दिया कमियां कहाँ है, तो टीम उनके पास भी है, सॉल्यूशन वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है मेरी वीडियो में, वैसे तो मैंने ट्राई किया है कि भाई जितना चीजें आराम से प्यार से मैं बता सकूं वैसे कोशिश की है। हो सकता है किसी कोचिंग इंडस्ट्री को बुरा लग जाए, हो सकता है किसी पेरेंट्स को बुरा लग जाए कि ये कैसे बोल रहे हैं, हो सकता है किसी बच्चे को बुरा लग जाए, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। बट मेरा जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो हमारे कमियां चल रही है एजुकेशन इंडस्ट्री में, स्पेशली कोचिंग इंडस्ट्री में, उन पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और पेरेंट्स और बच्चे में आपस में कैसे इंटरेक्शन बढ़ सकता है। मैंने वही ट्राई किया। फिर भी बुरा लगा हो तो सॉरी, और कोई डाउट है या वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।